बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। तो 2-3 सवाल और करते हैं, लास्ट टाइम पे मैंने एक होमवर्क दिया भी था, उसको करते हैं, फिर अपना आज का खेल चालू हो जाएगा जो है फ्रिक्शन। तो आधे घंटे करीब अभी अपन थोड़े अच्छे सवाल एड्रेस है मेरे पास, है कि नहीं? घर पे आ जाना है मैंने, ठीक है? अरे सर आओ तो सही, आप घर घुसने कौन देगा घर में आपको? मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो तुम मुझे घुसने दोगे कि नहीं घुसने दोगे, पहले तो बताओ, ईमानदारी से बताओ। ऐसा तो नहीं करोगे? कौन सर, पैसे दे दिए, बात खत्म, पढ़ा दिया आपने, छुट्टी, ऐसा तो नहीं करोगे? अपनी शादी आदि में बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? बुलाएंगे सर। चलो ठीक है, कहां अपन घुस जाते हैं शादी की बात में, शादी की बात को लेकर भावुक हो जाता हूं। पढ़ाई करते हैं। लास्ट टाइम पे जो सवाल दिया था, आजा भाई खुल जा सिमसिमा, ओ हो, ये वाला सवाल दिया था। इससे एक टफ सवाल मैं आपको इसके पिछले टर्न पे ही करा चुका हूं। ये आसानी से और हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसने बोला कि 5 किलो के ऊपर 2 किलो रखा हुआ है, बताओ मैं कितना फोर्स इस 5 किलो के वेट पर लगाऊं कि 2 किलो वाला ब्लॉक इस 5 केजी के ब्लॉक पर रिलेटिवली रेस्ट पे रहे। मतलब 2 केजी चलेगा पर 5 केजी की रिलेटिव स्लिप नहीं करेगा, वो भी 5 केजी के साथ ही चलेगा। हो, यानी कि क्या 5 किलो और 2 किलो का एक्सेलरेशन क्या ऐसे चलेगा ही? समझ में आ रहा है? हिलेगा ही नहीं। कैसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। समझे कैसे? पहली बात, अगर ये साथ चलेगा तो क्या अपन इन दोनों को एक सिस्टम मान सकते हैं? बताओ क्यों? पहले क्यों नहीं? पिछले वाले सवाल में जो लास्ट टर्न पे कराया था उसमें क्यों नहीं मान पाए थे? बोलो। क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग था, एक अलग जा रहा था, एक अलग जा रहा था। अगर अलग अलग जा रहा है तो दोनों को एक सिस्टम मानना संभव नहीं है। हां सर। अब क्या दोनों को एक सिस्टम मान सकते हैं? हां सर, मान सकते हैं। बोलो क्यों? क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। सवाल की कंडीशन ही यही है, इसलिए सवाल आसान हो जाएगा। अच्छा भाई कैसे कैसे? लो भाई दोनों का सिस्टम मान लिया। हां सर। अगर सिस्टम मान ले तो भाई अपने को एक बात समझ में आई कि भाई F इधर लग रहा है, 5 इधर है, 2 इधर है, एक नॉर्मल ऐसे लग रहा है 70 न्यूटन, एक अच्छा A इधर एक्सलेशन। ये N का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है भाई? ये तो जब 5 केजी का बनाओगे तब दिखेगा, 5 केजी वाले पे दिखेगा, ये नहीं है। अगर सिस्टम पे देखोगे तो सिर्फ mg लग रहा है नीचे। ओके, 5 केजी और 2 केजी को एक साथ ले लिया तो दोनों पे क्या लग रहा है? mg नीचे। अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल की बात करें, किसकी बात करें? हॉरिजॉन्टल की। अच्छा ठीक है सर। अगर अपन बहुत ध्यान दें, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ध्यान समझो, इन दोनों को सिर्फ हॉरिजॉन्टल में देखो, वर्टिकल में देखने की परेशानी करने की जरूरत नहीं है। तो तेरे को नहीं लगता कि F बराबर अपना सिंपली 5 इंटू 2, ओके, और ये अपना 70, ओके। अब देख ध्यान से, अच्छा अब देखो अच्छे समझे, ये 2 केजी को अलग से बनाए, 2 केजी को अलग से बनाया, समझने करा गया 2F/7। ये कहां से आया? 2F/7 कहां से आ गया? ध्यान समझना है कहां से आया, ध्यान से। मैंने क्या बोला पीछे? मैंने पीछे क्या बोला कि इन दोनों का एक्सेलरेशन साथ में ए है, हॉरिजॉन्टल में ये n नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ये n नहीं है, सिर्फ इतना ही है। बोलो क्लियर? अच्छा ठीक भाई, वर्टिकल फोर्स से भूल जाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी हॉरिजॉन्टल, फोर्स भी हॉरिजॉन्टल, दोनों को अगर एक साथ देखें तो F के अलावा कोई फोर्स नहीं है। तो क्या दोनों पर लिख सकते हैं नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल इज F, मास 7 इंटू ए। तो क्या ए आ गया F/7? हाँ सर, ये बात डायरेक्ट आ गई, क्योंकि नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल कितना है? F। हाँ अच्छा सर, ठीक सर, ओके। अब क्या करें? और दोनों का क्योंकि एक साथ है, दोनों सिस्टम में मान लिए गए हैं, तो एक्सेलरेशन ए मान लिया, तो नेट फोर्स बराबर मास इंटू ए, मास कितना 7, दोनों को एक साथ ले लिया इंटू ए, तो ए की वैल्यू तो ये आ गई। अब समझ में आया भाई 7 कहां से आ रहा है? अभी और क्लियर होगी तुमको, ठीक भाई। अब सोचो, खाली 2 केजी को देखो, खाली किसको देखो? 2 केजी को ग्राउंड फ्रेम में, ठीक? अच्छा, या चीटे के फ्रेम में देख लो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं। चलो पहले तो क्या ये कहानी समझ में आई? हाँ सर। अब देखो क्या करा अपन, 2 केजी को लाए, आजा भाई 2 केजी, ये आया उठ के 2 केजी। हाँ अब देखो 2 केजी पे नीचे क्या लगा? 20। हाँ ये n, क्या ये वो नॉर्मल रिएक्शन है जो 5 केजी लगा रहा है 2 केजी पे? अच्छा, अब 2F/7 क्या है, ध्यान समझना।
अगर मैं चीटा बनकर 5 केजी पर बैठ जाऊं, वैसे तो इसको ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हैं, पर चीटा बनकर मैं 5 केजी पे बैठ जाऊं, तो क्या 5 केजी का एक्सेलरेशन ए है? 5 केजी पर बैठकर 2 केजी को देखूंगा तो 5 केजी तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और 5 केजी के लिए 2 केजी का एक्सेलरेशन क्या होगा? ये डायग्राम बना रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू 5 केजी। अगर तुम 5 किलो वाले ब्लॉक पर बैठ जाओ तो 2 किलो वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है? 0। हाँ, पर 5 किलो वाला ब्लॉक क्या एक्सेलरेटेड फ्रेम है, यानी कि क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम है? हाँ। तो क्या 2 केजी पर सूडो लगेगा? हाँ। क्या फ्रेम इधर जा रहा है? हाँ। क्या सूडो फोर्स लगेगा पीछे? हाँ। क्या वो लगेगा पीछे? बिल्कुल क्लियर। तो डायरेक्शन आ गई। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी यानी कि 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम कितना आया था अभी? F/7। तो सूडो कितना हो गया? 2F/7। क्या ये 2F/7 की कहानी समझ आई है? हाँ सर, बिल्कुल समझ आई है। अरे पक्के से। ओके, बस अब क्या था, अब तो आंसर भी आ जाएगा, एफ भी आ जाएगा। देखो 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 देखो, पहले डायग्राम वायग्राम देख लेते हैं। ये 37 डिग्री, ये टक 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 टक, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल था। उई, ये 37, ये भी 37, ये भी 37। इस 5 किलो के लिए 2 किलो पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी। तो इस वाले डायरेक्शन में देखो, 20 का इधर कंपोनेंट 16, 20 का इधर कंपोनेंट 12, 2F/7 का इधर कंपोनेंट 2F/7 इंटू 4/5। क्या है 2F/7 यानी कि 8F/35। 8F/35 ऊपर और नीचे कितना? 12। ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो 8F/35 इक्वल टू 12। तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? तो अब अगर अपन इसको 4 से मार दे तो 4 3 जा, ये 4 2 जा, तो एफ की वैल्यू मेरे हिसाब से आई 35 इंटू 3, 105/2। ओके, 52.55। देखा आंसर सही आ रहा है? अरे वाह, 52.5 आंसर आ गया। लो, बढ़िया सवाल है। 2 3 जो भी कर रहा हूं हल्के हैं ही नहीं। आया कि नहीं आया पहले बताओ? अरे आया कि नहीं आया? हाँ सर, बिल्कुल आया। तो सोच, एक वेज ले लूं, एक ब्लॉक ले लूं, उसमें फोर्स लगाऊं, दोनों चले, पिछले टर्न वाला लास्ट सवाल टफ, दोनों साथ चले तो भी हो गया, ये तो और आसान है। सोच, फोर्स ना लगाओ, फोर्स ना लगाओ, वेज के ऊपर ब्लॉक को छोड़ दो, तब भी तो ब्लॉक चल सकता है। पहले बताओ, क्या ये सवाल अच्छे से समझ आया है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा भाई। ये सवाल अच्छे से समझ आया है कि नहीं आया है? अरे हाँ ना तो बोल दो। अरे पक्की बात? हाँ सर, आया है। ठीक, अब है ना, ये वाला सवाल 2 किलो के ऊपर 1 किलो का ब्लॉक रखा है, एंगल 37 है, छोड़ दो। तो पहले खुद बताओ, क्या 2 किलो इधर भागेगा ए से, 1 केजी बी से इधर भागेगा विद रिस्पेक्ट टू 2? समझ में आ रहा है? क्योंकि 1 केजी की ग्राउंड के फ्रेम में रफ्तार बताना संभव नहीं, कोई फोर्स लगा ही नहीं रहे। सोच, अगर 2 केजी पे 1 केजी इसे छोड़ दें तो ये तो फोर्स, ये तो पिछले टाइम के लास्ट सवाल से थोड़ा सा आसान है, फोर्स तो है ही नहीं। पर सोच, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये 2 केजी क्यों भागेगा? क्योंकि 1 केजी इस पे नॉर्मल ऐसे लगाएगा और ये नॉर्मल ऐसे लगेगा, और 1 केजी वास्तविकता में सोचो तो 2 केजी तो इसको इधर ला रहा है, ए इधर जा रहा है, तो ये ऐसे कुछ जाएगा। वास्तविकता में टेढ़ा ऐसे जा रहा है ना, 2 केजी 1 केजी ऊपर से इधर जा रहा है ए से, और ऐसे बी से जा रहा है, तो कुछ ऐसे जाएगा। तो उसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन बताना संभव नहीं है, तो क्या बी विद रिस्पेक्ट टू 2 केजी निकालते हैं? हाँ, तो ए और बी तुम्हें निकालना है। बोलो क्लियर? द ब्लॉक एंड वेज आर सेट फ्री, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 1 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। यानी कि बी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ए। सोच के देखो तो ये लास्ट टर्न के लास्ट सवाल से आसान है, इसलिए ये सवाल मैं करा नहीं रहा हूं, होमवर्क में दे रहा हूं। मैं जानता हूं कि ये आसान नहीं है, पर अगर तूने दोनों इलस्ट्रेशन ध्यान से सुने हैं तो तू ये कर सकता है। वो हुनर, वो काबिलियत तेरे में है। मैं आंसर बता देता हूं। आंसर देख, ये रे आंसर क्या है? अरे आंसर दिखा दो, इक्वेशन मत दिखाओ। 120/59 एंड 450/59। 120/50, आंसर लिख लो, बस आंसर लिख लो। खुद ट्राई करना है, शर्माना नहीं है, क्योंकि ऐसे 2 में करा चुका हूं। मैं जानता हूं तीसरा भी अच्छा है, हल्का सवाल नहीं है, पर क्या वो हुनर, वो काबिलियत तेरे में है कि तू कर सके? हाँ, इतनी बेसिक इक्वेशन अपने को सॉल्व करनी आनी चाहिए। यस और नो? हाँ सर, बिल्कुल आनी चाहिए। आपने बोला है तो आनी ही चाहिए। चलो भाई, तो खुद करना है, शर्माना नहीं है बिल्कुल।
ठीक सर, बढ़िया। तो ये अपन ने उतार लिया, ये अपन ने बेसिकली ये सवाल तुम्हें ध्यान में रखना है, ऐसे आंसर लिखा दिया मैंने तुमको, अब मैच कराने का प्रयास करना अच्छे से। एन बनाना, 2 kg 1 kg वाले का डायग्राम जो 1 kg है उस 1 kg का डायग्राम जो 1 kg है उस 1 kg का डायग्राम क्या विद रिस्पेक्ट टू 2 kg बनाएंगे, सूडो लगाएंगे। ध्यान देखो 1 kg में सूडो पीछे आएगा, नॉर्मल लगाएंगे, mg लगाएंगे, एक्सेलरेशन बी लेंगे, 2 इक्वेशन लिखेंगे। तो ध्यान से देखोगे तो एक n, a और b 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन 1 kg के एफबीडी से आएगी और एक इक्वेशन हॉरिजॉन्टल में आएगी 2 kg से। ध्यान से सुन लेना अच्छे से, 2 kg को कौन चला रहा है हॉरिजॉन्टल में? आधे से ज्यादा सवाल तो मैंने बता ही दिया। 2 kg को कौन चला रहा है हॉरिजॉन्टल में? n जो लग रहा है 1 kg द्वारा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हाँ, एक इक्वेशन वहां से आएगी, एक इक्वेशन 2 kg पे जब अपन एफबीडी बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू चीटा तब आएगी 2 इक्वेशन, एक टेढ़ी एक और टेढ़ी, ऐसे एक ऐसे एक ऐसे। बोलो क्लियर है क्या मेरी बात? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। अब ये आंसर ध्यान सोचो तो 50% तो मैंने सवाल बता ही दिया। इक्वेशन लिखनी है और आंसर मैच कराना है। क्या ये काम हम घर पे कर पाएंगे? जिसने नहीं करा उसके घर मैं आ जाऊंगा। ओके सर आ जाओ, हम डरते हैं क्या आपसे? हाँ डरो, डरना पड़ेगा, है कि नहीं? चलो भाई, ये बात अपने को समझ आ गई। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? बस 3 हो गए। एक और बताता हूं कंस्ट्रेंट से मिलाकर, एक और कराता हूं। कंस्ट्रेंट याद है? कंस्ट्रेंट पढ़ाया था, याद है? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, हाँ, जिसमें सूडो वाली बातें भी बताई थी। मतलब सूडो वाली मतलब जिसमें वेज और ब्लॉक आया था। एक सवाल वैसा करा दूं? याद आ रहा है वाला सवाल? याद आ रहा है? कंस्ट्रेंट में बताया था। हाँ सर बताया तो था, देख वही आ गया, वेट के साथ आया ना। अब ये मिलके करते हैं, अब ये मिलके करते हैं। ऐसे क्या बहुत सारे बन सकते हैं? हाँ, मैं तेरे को और एक अच्छा कराया था। बोल यस और नो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है। द ब्लॉक एंड वेज आर सेट फ्री, फाइंड द एक्सेशन। पहले तू याद कर, मैंने बहुत सारी बातें इसमें बताई थी तेरे को, ध्यान समझना अच्छे से। याद कर कि अगर मैं इस 2 kg का एक्सेलरेशन इधर मान लूं a, तो 1 kg का इधर मानूंगा b, और b विद रिस्पेक्ट टू 2 kg होगा, क्योंकि 1 kg का एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में जज कर पाना संभव नहीं है। अब याद कर, पूछे, मैं रिवाइज नहीं करा रहा हूं, जो तेरे को पीछे से रिवाइज करना है। इस a और b में रिलेशन निकलवाया था कंस्ट्रेंट में, इन कंस्ट्रेंट। पूरा दोबारा बताऊं क्या? इन कंस्ट्रेंट, क्योंकि एक और रिलेशन चाहिए हमको। इन कंस्ट्रेंट बताया था क्या? a बराबर b। कुछ याद आ रहा है कैसे बताया था? कुछ याद आ रहा है कैसे बताया था? शॉर्ट ट्रिक से बता, याद कराता हूं। चीटा बन के यहां बैठ जा। अगर तू चीटा बन के यहां बैठ जाए, चीटा मान लो यहां है, तो फॉर चीटा सिस्टम ऐसे हो जाएगा, टिक 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 टिक। चीटे के लिए वेज का एक्सेलरेशन 0, दीवार का एक्सेलरेशन a, ब्लॉक का एक्सेलरेशन b। ओके, ध्यान से देखो, जोड़ना घटाना। क्या ये वाला पॉइंट a से घटा रहा है? -a। ये पॉइंट 0, ये पॉइंट 0, ये पॉइंट b से बढ़ा रहा है, +b। ये शॉर्ट ट्रिक थी जो मैंने बताई थी। इसका एक लंबा तरीका भी बताया था, ये फटाफट बता दिया मैंने। इसलिए कह रहा हूं अगर ये सवाल करना है तो कंस्ट्रेंट भी आना चाहिए, और ये कंस्ट्रेंट में यही सवाल सिखा चुका हूं। अब मास आ गया है तो आपको एनएलएम, सूडो, अरे हाँ सर कंस्ट्रेंट भी लग गया सर, टेंशन भी आ गया सर, सूडो भी लग जाएगा सर, इसमें एफ बराबर एम ए की इक्वेशन भी लग जाएंगे सर, रिजॉल्व करना भी लग जाएगा। देख जितना भी अभी तक पढ़ा है अपन ने, सोच के देख, सब आ गया इसमें। रिजॉल्व करना आ गया वेक्टर की तरह, हाँ। रिलेटिव लेना आ गया ए और बी, हाँ। सूडो लगेगा, हाँ। टेंशन आ गया, हाँ। कंस्ट्रेंट आ गया, हाँ। तो अच्छा हुआ ना सवाल। अगर आपको छोटे 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 सवाल, अच्छा कैसे होता है जब बहुत छोटे 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 कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक अच्छा सवाल बनाए थे, तो टफ लगता है बच्चे को। अगर आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो आपके लिए ऐसा टफ सवाल भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कहता हूं कि जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं, जिस दिन फिजिक्स 50% कंप्लीट होगी उस दिन 75% कॉन्सेप्ट तुम खत्म कर चुके होंगे। बोलो क्लियर है एकदम? अरे हाँ ना बोल, अरे पक्का?
12th में जब लास्ट के चैप्टर आएंगे ना तो तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं, तो पहले भी पढ़ चुके हैं, तो पहले भी पढ़ चुके हैं। अच्छे बच्चों को लगेगा ये बार बार क्यों पढ़ा रहा है, नालायक बच्चे को लगेगा ये क्या पढ़ा रहा है, और तुम्हें लगेगा ये कौन पढ़ा रहा है। अरे हाँ ना तो बोलो, कौन पढ़ा रहा है जानते नहीं तुम? अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर। चलो भाई, द ब्लॉक एंड वेज आर सेट फ्री, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज एंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg वेज इन द गिवन ब्लॉक। ठीक भैया, हमें बात समझ आ गई। ए बराबर भी पहला रिलेशन आ गया। अब चलते हैं आगे। ये लो सर, ये अपन ने ऐसे लिया, ये अपन जानते हैं ऐसे लेते हैं, इसका एफबीडी बनाते हैं। ओके, इसका एक्सेलरेशन ए इधर। हाँ ठीक, एफबीडी बनाया इसका। एफबीडी देखो, ध्यान समझना, ये एफबीडी बनाया, ये इधर स्ट्रिंग पे इधर टी। हाँ, अगर अपन एफबीडी बनाएंगे तो पुली को भी साथ लेंगे, ध्यान देना इसकी। क्या अगर अपन वेज को लेंगे तो वेज भी आएगा और पुली भी आएगी? बिल्कुल आएगी सर। तो पुली पर एक टी लग रहा है इधर और एक टी लग रहा है इधर। किसका एफबीडी बना रहे हैं अपन? 2 kg का। तो जनरली ये बच्चे टी भूल जाते हैं, ध्यान समझ। क्या इस पुली पर इधर टी से रस्सी खींच रही है और इधर भी टी से खींच रही है? हाँ सर ठीक। ऐसे ही क्या एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है? किसका किसका लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन? ये नॉर्मल रिएक्शन किसका है? 1 kg का। एक नॉर्मल रिएक्शन अर्थ भी लगा रही है, उसको मैं बता नहीं रहा हूं। ये नीचे वाले 20 न्यूटन का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। है तो वो भी एक्सेलरेशन, जरूरत नहीं पड़ेगी। वास्तविकता में तो एक और नॉर्मल फोर्स है जो कौन लगा रहा है? अर्थ, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर पूरा ही एफबीडी बनाओ तो ये आएगा, पर क्योंकि हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल में डील करेंगे, तुम ध्यान से देखो ना, तो एन डैश के नए वेरिएबल को लाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसको नहीं बनाया है। ठीक, तुम ध्यान रखो, तुम्हारे पास वेरिएबल कौन है? टी, एन, ए और बी। हाँ सर, कितने वेरिएबल हैं? टी, एन। एन किसके बीच का? अगर तुम अर्थ वाला भी ले रहे हो तो एक नई इक्वेशन आ जाएगी, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वर्टिकल है, तो वर्टिकल हम लिखेंगे ही नहीं, तो नया वेरिएबल क्यों लाए? अब सुन, टी एन ए बी। एन इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg। टी टेंशन हो गया, ए और बी एक्सेलरेशन है। ठीक, अब देख इसमें इक्वेशन देख, हॉरिजॉन्टल में देख, ये 37 तो ये भी 37, तो इधर आया 40/5। हाँ ठीक है सर। तो हॉरिजॉन्टल में, अच्छा ये एन है, देख एन ऐसे एन, तो फिर से समझना, ये 37 तो ये भी 37, ये 37। हाँ सर, तो एन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया देखना ध्यान से, ये 4n/5, इधर 3n/5। ओके, ध्यान से देखो, तो हॉरिजॉन्टल में इधर की तरफ फोर्स कौन कौन से हैं? देखो इक्वेशन देखना, 3n/5 प्लस टी, इक्वेशन पे ध्यान देना, गड़बड़ नहीं करूं, माइनस 40/5। टफ सवाल है, 2 इंटू ए। ये पहली इक्वेशन या दूसरी? पहली कौन सी थी? ए बराबर बी। हो, हाँ सर, ये तो हम जानते हैं। तो 3n/5 प्लस टी माइनस 40/5 इक्वल टू 2 है। अच्छा, तो यानी कि इक्वेशन को थोड़ा और रिजॉल्व कर लें, तो सेकंड इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, यहाँ पे 3n/5 प्लस टी माइनस 40/5, तो ये आ गया t/5। तो 3n/5 प्लस t/5 इक्वल टू 2 है, यानी कि लिख सकते हैं 3n प्लस टी इक्वल टू 10 है। थोड़ा आसान हो जाएगा ये सेकंड इक्वेशन, थोड़ा रिजॉल्व करके लिख लिया। हाँ सर, पहली ए बराबर बी। अच्छा, याद रखना है 3n प्लस इक्वल टू 10 है और ए इक्वल टू बी। ये कहानी अपने को समझ आ गई। अब क्या करें राम लालो श्याम लालो, बोलो अब क्या करें? अब कुछ मत करो, ध्यान से सुनो। अब इक्वेशन लिखेंगे 1 kg पर क्या 1 kg की इक्वेशन लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू 2 kg, और 2 kg नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो जब 1 kg का एफबीडी बनाएंगे तो क्या उसमें 2 kg के वजह से लगने वाला सूडो फोर्स दिखाएंगे? हाँ सर, बिल्कुल दिखाएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके, बात बिल्कुल सही समझ आ रही है। चलो भाई, तो ठीक है। अच्छा, इक्वेशन लिख लेते हैं। अपनी पहली इक्वेशन क्या आई थी? ए बराबर बी आई थी, और दूसरी क्या आई थी? 3n प्लस टी, 3n प्लस टी इक्वल टू 10 है। सही बोल रहा हूं ना? हाँ ठीक है, आजा भाई 10 है। दूसरी इक्वेशन आ गई। अब 1 kg को ले आओ, ये लाए 1 kg को, इसका एफबीडी बनाओ। 1 kg पे कौन कौन से फोर्स लग रहे? एक टी, एक नीचे mg, हाँ, एक सूडो, हाँ, और
बस mgt सूडो और n। अच्छा ये लग गए साहब, ये एंगल आपको समझ आएंगे। ये 37, ये भी 37, बोलो क्लियर है क्या? अब 2 kg पर बैठकर अगर 1 kg को देखेंगे तो उसका एक्सेलरेशन कितना है? 0 नहीं। 2 kg पर बैठकर 1 kg को देखेंगे तो उसका एक्सेलरेशन कितना है? b। यानी कि इसका एक्सेलरेशन का डायग्राम ऐसे है b। हाँ तो रिजॉल्व कर लो। 10 का इधर कंपोनेंट 8, इधर 6, 1 का इधर कंपोनेंट 1a का इधर कंपोनेंट 4a/5 और इधर कितना 3a/5। ओके अब ऐसे देखो इस वाली डायरेक्शन में, क्या इस वाली डायरेक्शन में 6 + 4a/5, हाँ टफ सवाल चल रहा है, 6 + 4a/5 -t = 1 × b। हाँ सर सही चल रहा है क्या? हाँ 6 + 4a/5, देखना कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं करूं, 6 + 4a/5 -t = 1 × b। थोड़ा अच्छे से लिख लें इसको। अच्छा अपन एक काम करते हैं, यहां पे a बराबर b को डाल देते हैं तो a की टर्म्स में ले आते हैं। तो देख क्या आया, ये आ गया अपना इधर आया 6 - t = a - 4a/5। तो 5 में से क्या तो a/5, तो 6 - t = a/5। थोड़ा सा काम आ जाएगा अभी, क्यों मैं बता रहा हूं ध्यान समझना। बोलो क्लियर। अब देखिए तीसरी इक्वेशन, ठीक। अच्छा चौथी कौन सी है? n वाली, n + 3a/5 = 8। इस डायरेक्शन में तो ऐसे ही रहेगा ना। हाँ चौथी, हालांकि अपना काम शायद तीसरी और दूसरी से चल जाएगा। अब देख नहीं n चाहिए होगा अपने को, हाँ चाहिए होगा ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहां से t की वैल्यू क्या आ गई 6 - a/5 = t, ठीक। और n की वैल्यू कितनी आई 8 - 3a/5। बोलो क्लियर, ठीक। इस n और t की वैल्यू यहां रख देते हैं सेकंड में, देखते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। n की वैल्यू कितनी है 3, 8 5 जा 40 - 3a/5, ठीक है, प्लस t कितना a/5 है ना ये, हाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, नहीं। 6 5 जा 30 - a/5 = 10a। सही सा तो लग रहा है कुछ कुछ, देखते हैं हम ध्यान से। अब देखो 3 4 जा 120 - 9a प्लस 120 - 9a प्लस 30 - a = 50a, ठीक है। 120 प्लस 30 150, 9a 10a 60a। 0 ने 0 को मार दिया, 3 से मारो 5 2, 2.5 आया यार मेरा तो आंसर अच्छा सा आ रहा है। देखा तो, ओहो आंसर अपने को निकालना था क्या? ओके 2.5 आया देखो मेरा तो, और a की वैल्यू जो है वही b की वैल्यू है। तो 5 किलो का आंसर और 2 किलो का आंसर कितना आया 2.5, 2.5। देखो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक तो कोई नहीं करी, कैलकुलेशन मिस्टेक करी चेक कर लेना भाई, मेरे हिसाब से तो आंसर ऐसा आया। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तुम ध्यान से देख, लास्ट सवाल मैंने कराया ये एलएम वाला और खतरनाक, इसमें कंस्ट्रेंट भी घुसा दिया मैंने, टेंशन भी घुसा दिया मैंने, नॉर्मल भी घुसा दिया मैंने, सूडो भी घुसा दिया मैंने, रिजॉल्व भी घुसा दी मैंने, F = m भी घुसा दी, सब घुसा दिया। जो पूरा एलएम में पढ़ाओ सब सारे हैं आप। बोलो यस और नो। अरे यस और नो, अरे बोलो भाई यस और नो, अरे बोलो भाई यस और नो, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे बोलो भाई बोलो भाई, अरे बोलो भाई। हाँ सर ठीक, तो मैं चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन, देखना कोई गलती नहीं हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। इक्वेशंस अपन ने लॉजिकली बिल्कुल सही लिखी है। हाँ सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो लास्ट सवाल मैंने कराया डराने के लिए नहीं, ये बताने के लिए टफ आ जाए तो भी तुम कर सकते हो, मिला के अपने को कॉन्सेप्ट आने चाहिए। क्या ऐसे सवाल बहुत बन सकते हैं,
जैसे याद कर, मैं इसमें और प्राण निकालने तेरे को तो ऐसे निकाल लूं। याद कर, इसका एक सवाल नहीं बताया था हमने कि ऐसे पुली आके ऐसे फिर जुड़ रहा है, कराया था ना? तो सोच, वो भी तो सवाल हो सकता है ऐसे। याद कर, जिसमें a बराबर 2b आया था कंस्ट्रेंट में, तो और FBD बड़ा बन जाएगा। बड़े बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। जितने भी सवाल कंस्ट्रेंट में करे थे टफ टफ, क्या उनमें मार्क्स लगाकर एलएम का सवाल बनाया जा सकता है? बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। बट अगर कर भी दे तो भी मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। बोलो यस और नो। जब भी मैं सूडो का यूज करूंगा जब मुझे समझ में आएगा कि भाई किसी भी पार्टिकल का ग्राउंड फ्रेम से एक्सेलरेशन देखना इतनी आसानी से संभव नहीं है, और सूडो तब ज्यादा काम में आता है जब उसको ग्राउंड फ्रेम से एनालिसिस करना इतना आसान ना हो। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ ना बोलो। हाँ सर, ये बात तो आपकी माननी पड़ेगी। चलो भाई, ठीक है भाई, अच्छी बात भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? अब कुछ नहीं, आगे चलो। देखो, ये अपनी कहानी थी पूरी एनएलएम की। किसकी थी? एनएलएम की। अब अपन नया चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसे अपन कहते हैं फ्रिक्शन। इसी का पार्ट है एनएलएम फ्रिक्शन का। आप इसका कुछ हिस्सा ही पढ़ चुके, याद है मैंने कांटेक्ट फोर्स बताया था एक, जिसमें फ्रिक्शन लाया था कि असलियत में जो एक धरती किसी ब्लॉक पर फोर्स लगाती है या एक बॉडी दूसरी बॉडी पर लगाती है, वो असलियत में कांटेक्ट फोर्स होता है। उसके दो बेटे होते हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन होता है, एक फ्रिक्शन होता है। अब उस बेटे की बात कर रहे हैं, उसे एक नए छोटे से चैप्टर का नाम ही दे दिया गया जिसे कहते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भले अपन छोटा सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, पर इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, इसके बिना हम चल भी नहीं सकते। कार को कौन चलाता है? इंजन की फ्रिक्शन? बोलो, कार को कौन चलाता है? इंजन की फ्रिक्शन? बोल, अरे कौन चलाता है? इंजन की फ्रिक्शन। अरे भाई, कई लोग बोल रहे हैं फ्रिक्शन। अरे दोनों चलाते हैं। बिना इंजन की कार में बैठ जाओगे और बोलोगे चल भाई फ्रिक्शन, तो थोड़ी कार चलेगी, पर बिना फ्रिक्शन के भी नहीं चल पाएगी। बढ़िया चिकनी एकदम आइस हो और उस पर तुम कार चलाने का प्रयास करो तो वो चले, ऐसा संभव नहीं है, मुश्किल से। बोलो क्लियर है कि नहीं? अरे सोच लो, जब हम स्नो में कार फंस जाती है तो कार स्लिप करती रहती है, चलती नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होता। ठीक, खैर, तो फ्रिक्शन पे बात करते हैं। देखिए बेचारा फ्रिक्शन, इससे लोग जनरली क्या समझते हैं कि वो फिसलता हुआ आता है और धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो मान लीजिए कि धीरे धीरे किसने इसको रोकने का प्रयास करा अगर ज्यादा हुआ तो? फ्रिक्शन ने। बोलो क्लियर है क्या? अरे हाँ ना बोल। एनिमेशन अच्छा, एक बार और देख लेते हैं। ओहो, ऐसे ही अच्छा बनाया। देखो भाई, टीम जोरदार काम कर रही है। हा, अरे वाह। एक मिनट, थोड़ा और पीछे से देखेंगे। ये आया एफ, कूदता हुआ रुक गया। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। और कोई संभव पॉसिबिलिटी नहीं है। अरे हाँ ना तो बोल। ओके, पहले अपन जो अपन ने पढ़ा है उसी को समझते हैं। इसको एनएलएम का एक्सटेंशन ही समझो, 3-4 लेक्चर चलेगा ये, ठीक है? अच्छा ठीक भाई, चलो ठीक भाई, चलो भाई ठीक, बढ़िया बात समझ आई सर। ठीक, आगे चलते हैं। लो भाई, याद है मैंने कहानी सुनाई थी कि भाई जब दो बॉडी टच होती हैं तो उसको अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो तो देख ऐसे दिखाया था। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख तो क्या हुआ था? एन 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 ऐसे थे। बोलो यस और नो। फिर मैंने बोलता है एन 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 जो थोड़े 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 से एन लगते हैं, नॉर्मल रिएक्शन जिन्हें अपन बोलते हैं, उनका एक वर्टिकल कंपोनेंट आता है। असलियत में वर्टिकल आता है या इन सबका एक रिजल्टेंट कंपोनेंट मिलाकर कुछ ऐसा आता है। हाँ, वो टेढ़ा आ सकता है, हाँ कि ना? जो ऐसा टिक 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 सब जगह, मैंने आपको बताया था माइक्रोस्कोप लेवल पे कि भाई वास्तविकता में पूरी सरफेस एकदम एक दूसरे से सटी हुई नहीं होती है। वास्तविकता में थोड़े 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 पॉइंट अटैच होते हैं, जहां 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 ये टच हो रहे होते हैं वहीं नॉर्मल लगता है, इधर 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 इधर, मतलब एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। उन सबका रिजल्टेंट ऊपर आए ऐसा कोई जरूरी नहीं, वो टेढ़ा आ सकता है। वो टेढ़ा जो आता है नेट, उसे बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। हाँ सर, इस कांटेक्ट फोर्स के दो बेटे हैं। अगर हमें इसे कांटेक्ट फोर्स को पूरी अच्छी शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ना है तो इन दोनों बेटों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। साथ में पढ़ोगे तो फील नहीं आएगी, इसलिए हमने इसके दो हिस्से कर लिए। एक वो हिस्सा जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है और एक वो हिस्सा जो पैरेलल टू द सरफेस है। बोलो यस और नो? हाँ सर। तो जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है वो नॉर्मल रिएक्शन कहलाती है और जो पैरेलल टू द सरफेस है वो फ्रिक्शन कहलाता है।
तो सोचो, कांटेक्ट फोर्स फोर्स है तो वेक्टर है, इसके दो बेटे हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन है, एक फ्रिक्शन है जो पैरेलल टू द सरफेस है। तो क्या फ्रिक्शन की डायरेक्शन के बारे में आधा ज्ञान तो पता पड़ गया? क्या पता पड़ गया? जैसे नॉर्मल फोर्स के बारे में पता पड़ा था, क्या पता पड़ा था कि ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। पर परपेंडिकुलर में दो डायरेक्शन हो सकती है ना, ऊपर और नीचे। हाँ, तो हमने बोला था कि इट ऑलवेज ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी, इट ऑलवेज ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी, जिससे हमें नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्शन पता पड़ गई थी। ऐसे ही क्या फ्रिक्शन की डायरेक्शन के बारे में यह तो पता चल गया कि फ्रिक्शन पैरेलल टू कांटेक्ट सरफेस होता है। हाँ सर, पर क्या पैरेलल टू कांटेक्ट सरफेस में दो डायरेक्शन हो? पैरेलल टू कांटेक्ट सरफेस, अगर दो सरफेस ऐसे हैं तो फ्रिक्शन ऐसे ऐसे ही लगेगा, पर ऊपर भी लग सकता है और नीचे भी लग सकता है। अगर सरफेस ऐसे है तो फ्रिक्शन ऊपर नीचे लग सकता है, अगर सरफेस ऐसे है तो ऐसे हॉरिजॉन्टल ही लग सकता है। पर हॉरिजॉन्टल में भी राइट लेफ्ट हो सकता है, वर्टिकल में भी ऊपर नीचे हो सकता है, टेढ़े में भी ऊपर नीचे हो सकता है। उन दोनों में से क्या है वो डायरेक्शन को अपन समझेंगे। क्योंकि फ्रिक्शन है फोर्स, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स है, उसका बेटा ही है, तो ये भी फोर्स। यस और नो? डायरेक्शन के बारे में एक बात पता पड़ गई कि इट इज पैरेलल टू द सरफेस, पर किधर? राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे, टेढ़ा ऊपर टेढ़ा नीचे, किधर? ये अब हम सीखेंगे। उसका मैग्नीट्यूड कितना, जैसे नॉर्मल रिएक्शन के बारे में समझा था ना, नॉर्मल रिएक्शन में कैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे ही फ्रिक्शन को भी समझेंगे अब धीरे धीरे कि भाई इसकी डायरेक्शन पैरेलल टू द सरफेस है, पर किधर, वो सीखेंगे। इसका मैग्नीट्यूड कितना है वो सीखेंगे, और इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। हाँ सर। अच्छा, अब तुम्हें वास्तविकता में एक बात बताऊं तो फ्रिक्शन अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी? ये लोगों को रोकता है कि चलाता है? बोलो, फ्रिक्शन से क्या फील आती है तुमको? फ्रिक्शन से क्या फील आती है कि रोकता है कि चलाता है? रोकता है कि चलाता है? रोकता है कि चलाता है? कई लोग लिख रहे हैं रोकता है, कई लोग बोल रहे हैं चलाता है। ये दोनों सोच गलत है। सोच, अगर मैं एक ब्लॉक को ऐसे वेलोसिटी दे दूं, नॉर्मल अपनी कहानी को सोच, ऐसे ब्लॉक रख और ऐसे ऐसे रफ्तार दे, टक, क्या थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगा? नॉर्मल कहानी पूछ रहा हूं, कौन रोकेगा? फ्रिक्शन। एक कार है, एक्सलरेट कर रही है, रफ्तार बढ़ रही है। कौन उसकी रफ्तार बढ़ा रहा है? ग्राउंड से कौन फोर्स लगा रहा है? फ्रिक्शन। हाँ सर। तो पहली बात, फ्रिक्शन चलाता है कि रोकता है? ये दोनों कर सकता है, इसलिए इसके बारे में गलत विचार नहीं पालने कि सर ये तो रोकता है। नहीं, कई लोग लगता है फ्रिक्शन मतलब खराब आदमी, यार ये रोकता है, नहीं होता तो अच्छा होता, ये नहीं होता तो अपन चल ही नहीं पाते, ये नहीं होता तो जीवन ही नहीं होता अपना। सही बताऊं तो, अरे यस और नो? हाँ सर। तो फ्रिक्शन खराब आदमी है कि अच्छा आदमी है? उसकी एक नेचर है, जो कांटेक्ट फोर्स का ये वाला बेटा है, वो चलाता है कि रोकता है? दोनों कर सकता है। पहली बात, ये बात लिखनी है, क्या फ्रिक्शन चलाता है कि रोकता है? क्वेश्चन मार्क, आंसर में लिखो, दोनों कर सकता है। तो फिर दूसरा सवाल, ये क्या चाहता है? इसकी चाहत को समझो। ये बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा सर, कैसे समझे चाहत को? ये चाहता है, पहले तो ये लिख लिया सब लोगों ने, ये लिख लिया क्या सब लोगों ने? अरे सोच लो, अरे लिख लिया क्या सब लोगों ने? अरे पक्का? ये चाहता है कि जो दो सरफेसेस मिली हुई हैं, पहले तो ये कब आएगा? जब दो सरफेसेस एक दूसरे से हवा में होंगी तब नहीं आएगा। ये कब आएगा? कांटेक्ट फोर्स कब आता है? जब दो सरफेस मिलती हैं। उसके दो बेटे, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। ठीक, अपन अभी फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक, अच्छा ठीक सर, बहुत बढ़िया, ओके। अब ये बात अपने को समझनी पड़ेगी कि जब
दो सरफेस मिलती है तभी ये आता है। अब ये कहता है कि दो सरफेस अगर मिल गई तो ये कहता है भाई अलग मत हो। ये इन दोनों के प्रेम को जोड़े रखना चाहता है। ये कहता है भाई तुम दोनों मिल गए, प्रेमी हो, तुम्हारी शादी हो गई। अरे है कि नहीं, दो सरफेस जब मिल गई तो उनकी क्या हो गई, शादी। तो कहता है भाई अब टूटो मत। जैसे गवर्नमेंट बहुत टाइम नहीं लगाती डाइवोर्स देने में, ये वही है। ये कहता है भाई कि अगर एक दौड़े तो दूसरा भी दौड़, साथ। अगर एक रुके थोड़ा तो तू भी रुक जा भाई, अलग अलग मत हो। ये दोनों को साथ रखने का प्रयास करता है। इसकी चाहत क्या है, इट ट्राइज टू कीप बोथ द सरफेसेस टुगेदर। ये मेरी डेफिनेशन है। अपोजिशन वाली डेफिनेशन भी दूंगा जो किताबों में होती है, पर फील कर पहले वो क्या चाहता है। अपन नेगेटिव बात क्यों सोचे, पॉजिटिव आदमी अपन तो। फ्रिक्शन के बिना थोड़ी जीवन चलेगा। ये कहता है भाई दोनों प्रेमी साथ रहो, एक दौड़े तो दूसरा भी दौड़, पहला रुके तो दूसरा भी रुक। जैसे पहले केस में देख, कार से कंफ्यूज मत होना। कार क्यों फ्रिक्शन की वजह से आगे चलती है यह समझाया जाएगा रोटेशनल डायनेमिक्स में। टायर का नीचे वाला पॉइंट पीछे भागता है, इसलिए फ्रिक्शन उस पर आगे लगता है। अभी शायद ये बात समझना आए, रोटेशन में आएगी। मैं उससे कार से अच्छा एक और एग्जांपल देता हूं कि देखिए चलाता भी, सोच, कंफ्यूज मत होना। मान लीजिए मेरे हाथ पे मेरा मोबाइल रखा है, ठीक ठीक सर, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। अब देख मैं अपने हाथ को चलाऊं, मैंने किसको चलाया, मेरे हाथ को। तो मोबाइल क्यों चला, मैं मोबाइल पे थोड़ी फोर्स लगा, मैंने तो हाथ ऐसे रखा हुआ है, मोबाइल को ऐसे थोड़ी पकड़ रखा है मैंने तो मोबाइल को ऐसे रख रखा है, देख। यस और नो। अब सोच मैं ऐसे चलाऊं इसको, क्या मेरा हाथ चला, हाँ वो तो मैंने चलाया, पर इसको किसने चलाया, ऊपर वाले को। मोबाइल को किसने चलाया, किसने चलाया, हाँ सर। मतलब ये वाला इलस्ट्रेशन देख, अगर मैं एक ब्लॉक पर दूसरा ब्लॉक रख दूं और फोर्स नीचे वाले पे लगाऊं, क्या ये भी साथ चल सकता है, हाँ चलता है, देखिए चल रहा, देखिए चल रहा, देख। हाँ बात तो तुम्हारी सही। तो ऊपर वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है, ऊपर वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है, अरे कौन चला रहा है, फ्रिक्शन। ओके, तो सर फ्रिक्शन चला भी सकता है और रोक भी सकता है, फ्रिक्शन चला भी सकता है और रोक भी सकता है। अच्छा इस वाले केस में सोच, अर्थ और ये ब्लॉक, कौन प्रेमी, अर्थ और ब्लॉक। अब ब्लॉक अर्थ को कहता है तू चल, और तो बहुत बड़ी हो, कहां चलेगी, तो अर्थ कहती तू ही रुक, तो उसको रोक देती है। तो पहली बात, फ्रिक्शन रोकता है कि चलाता है, दोनों कर सकता है। उसकी असली चाहत क्या है, उसकी असली चाहत यह है कि जो दो प्रेमी मिल गए हैं, जो कांटेक्ट सरफेस मिल गई है, वो साथ रहे, रुके तो साथ साथ, चले तो साथ साथ। ये फील आनी चाहिए आपको, फ्रिक्शन की ऐसे फील आनी चाहिए कि अच्छा रुके तो साथ साथ, चले तो साथ साथ, दौड़े तो साथ साथ, घूमे तो साथ साथ, सर्कुलर आएगा घुमाएंगे भी साथ साथ। हाँ अच्छा, तो फ्रिक्शन रोकना चाहता है कि चलाना चाहता है, दोनों कर सकता है। असली चाहत क्या है कि जो दो, लिखना ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि जो दो प्रेमी मिल गए हैं, जो दो प्रेमी मिल गए हैं वो साथ रहें। अगर वो अलग होने का प्रयास करते हैं तो फ्रिक्शन उनको एडजस्ट करता है कि नहीं भाई साथ रहो, ऐसे नहीं भाई, अलग अलग नहीं भाई, अरे यस और नो। तो जैसी जरूरत पड़ती है वो वैसे फोर्स लगाता है ताकि दोनों साथ रहें। तो दोनों को साथ रखना चाहता है। बोलो क्लियर, हाँ सर। ये बात अपने को अच्छे से समझ आ गई, ठीक सर, ये मेरे को क्लैरिटी से समझ में आई। अब क्या करें, देखो ध्यान से सुनो, अच्छी बात। अब क्या करें, अब क्या करें, ठीक, ये कहानी अपने को समझ आई। अब मैं थोड़े थोड़े एक दो एग्जांपल और लेता हूं ताकि जो मैंने बोला वो बात आपको अच्छे से समझ आए। ठीक भाई, ये तो ठीक है भाई, अच्छे समझे। ये क्या लिखा है, ध्यान समझना, उतार लिया तुमने, ध्यान समझे। कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस फ्रिक्शन कहलाता है और परपेंडिकुलर टू द सरफेस नॉर्मल कहलाता है। अगर मैं आर के नेट फोर्स की बात करूं तो वो कहलाएगा अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। पहले एफ निकालना सीख रहे, फिर कभी कभी कॉन्टैक्ट फोर्स पूछ लेता है आपसे, जैसे कम पूछता है, पर कभी कॉन्टैक्ट फोर्स पूछ ले तो एन होगा, एफ होगा, एन प्लस एफ होगा कि रिजल्टेंट होगा, क्योंकि एन भी वेक्टर एफ भी वेक्टर, तो क्या इसका रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, क्योंकि एन और एफ में एंगल कितना, 90 डिग्री। यस और नो, हाँ सर।
तो सिंपल सी बात। पर फ्रिक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, फ्रिक्शन रोकना चाहता है कि चलाना चाहता है, भाई दोनों कर सकता है। उसकी चाहत ये है कि जो दो प्रेमी मिले हैं वो कभी भी जुदा ना हो, और अगर वो जुदा होने का प्रयास करते हैं तो उन्हें मिलाने का प्रयास करता है। ये फील के साथ अपन चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ये फील के साथ अपन चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ताकि अपने को हर पॉइंट पर, हर सवाल में ये फील आए और समझ आए। बोलो यस और नो। हाँ सर, ठीक सर। नॉर्मलाइजेशन एंड फ्रिक्शन आर टू कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये हमें समझ में आ गया, हमने लिख लिया, परेशान मत हो। अब सुन, हम जब चलते हैं, ध्यान देख, ऐसे जब हम चलते हैं, पूरा नहीं दिख रहा, नहीं तेरे को बताता, देख मैं चल रहा हूं, अब ध्यान देख, खड़ा होकर चल के देख। तू जब चलता है तो तू क्या करता है कि जो तेरा पिछला पांव है वो क्या करता है, धरती को पीछे धकेलता है। तो धरती को कहता है मैं तो पीछे जा रहा हूं। धरती को बेवकूफ बनाते हैं अपन बेसिकली चलते वक्त। कैसे बताता हूं। तो धरती को कहता है ऐसे, मैं पीछे जा रहा हूं, मैं पीछे जा रहा हूं, मैं पीछे जा रहा हूं। तो धरती सोचती तो पीछे चला जाएगा, है कि नहीं। तो धरती तेरे पे किधर फोर्स लगाती है, आगे। हाँ, धरती को तू कहता है मैं तो पीछे जा रहा हूं, अपने पिछले पैर को तू किधर स्लिप करना चाहता है, बोल किधर स्लिप कराता है, पीछे। तो धरती कहता है मैं तो पीछे जा रहा हूं। धरती के और तेरे बीच का जो फ्रिक्शन है वो कहता है अरे यार ये तो पीछे जा रहा है, तो तेरे पे किधर फोर्स लगाता है, आगे। उस फोर्स की वजह से तू आगे चल जाता है। ऐसे तू करता रहता है, धरती को बेवकूफ बनाता रहता है और फ्रिक्शन उस पर अपना काम करता जाता है। ओ हो, तो धरती और तुम्हारे पीछे जो फ्रिक्शन है तो उसे बेवकूफ बनाता है कि देख मैं तो पीछे जा रहा हूं, स्लिप कर रहा हूं मैं तो। ओ हो, तो वो फ्रिक्शन कहता है नहीं भाई स्लिप मत कर, तो तेरे पे आगे फोर्स लगाता है, तू आगे चल जाता है। फिर तू दूसरे पांव को कहता है मैं तो पीछे जा रहा हूं, फिर आगे लग जाता है। हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके, देख कैसे, जो मैंने बोला उसको कैसे देख, फॉरवर्ड कि बैकवर्ड, अभी यही बताया। बोल फ्रिक्शन तेरे पे किधर लगेगा जब तू चलता है, बोल किधर चलेगा, तू किधर धकेलता है, पीछे। तेरे पे धरती किधर फोर्स लगाती है, आगे। ओके, ये देख, ध्यान समझ, तो ऐसे करता है ना। हाँ सर, तो सोच धरती तेरे पे ऐसे आर कॉन्टैक्ट फोर्स लगाती है, टेढ़ा, तेरा पांव से टेढ़ा हो जाता है ना थोड़ा सा, उस आर का एक कंपोनेंट किधर आता है, पैरेलल टू द सरफेस। तो तेरे पे एक कंपोनेंट इधर आता है फ्रिक्शन का, ये देख, ये, और एक नॉर्मल। ये फ्रिक्शन वो होता है जो तुझे आगे चलाता है। तो तू सोच, नॉर्मलाइजेशन एक्शन रिएक्शन पेयर था कि नहीं था, था। कांटेक्ट फोर्स भी एक्शन रिएक्शन पेयर है, आर एंड एफ। असलियत में आर ही तो एक्शन रिएक्शन पेयर है, आर इज एक्शन रिएक्शन पेयर, therefore N and F are also action reaction pair. Is that clear to you? अरे हाँ ना बोलो। R is action reaction pair, therefore N and F are also action reaction। N को तो हम जानते हैं, F भी action reaction pair है। मतलब जब धरती तेरे पर आगे फ्रिक्शन लगाएगी तो तुम धरती पर किधर फ्रिक्शन लगाओगे, पीछे। और ये N और ये R, तीनों एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए हो। अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज ऑफ द सेम नेचर। हाँ, बोलो चलने की प्रक्रिया क्या थोड़ी सी समझ आई। हाँ सर, समझ तो आई। पहली बात मैंने क्या बोला, अपने एक बात को ध्यान रखेंगे, फ्रिक्शन क्या चाहता है, दोनों प्रेमी साथ रहें, दोनों प्रेमी साथ रहें। वो चले रुके कुछ भी करें, क्या फ्रिक्शन चलाता है रोकता है, कि दोनों कर सकता है, दोनों कर सकता है। ये बात मैंने आपको समझा दी। वो दोनों प्रेमी को साथ रखना चाहता है। बेसिक बात कि हम क्यों चल पाते हैं, हम फ्रिक्शन को बेवकूफ बना के ही चलते हैं। ठीक है, चलना अपने आप में एक प्रक्रिया है। अच्छा, ऐसा समझो कि कोई ये मतलब डू नॉट कंपेयर चलना विद घसीटना ऑफ ब्लॉक का ऐसे रफ्तार देके छोड़ दो तो उसमें फ्रिक्शन पीछे लगेगा, क्योंकि ब्लॉक धरती को कह रहा है मैं तो आगे जा रहा हूं, तो धरती उस पर फ्रिक्शन किधर लगाएगी, पीछे। चलना की प्रक्रिया ऐसे घसीटना नहीं है, ऐसे घसीटते नहीं है अपन, चलते हैं। चलना इज ए डिफरेंट प्रक्रिया, उसमें हम बेवकूफ बना रहे हैं। कैसे, हम अपने पिछले पैर को धकेल रहे हैं पीछे, तो हम फ्रिक्शन को बोल रहे हैं मैं तो पीछे जा रहा हूं, तो फ्रिक्शन तुम्हें किधर लगाता है, आगे। और जैसे ही वो आगे लगाता है अपन अपने पांव को उठा लेते हैं। हाँ, और उस फोर्स को आगे बढ़ने में प्रयोग कर लेते हैं। फिर दूसरे पांव को पीछे कहते हैं मैं तो पीछे जा रहा हूं, मैं तो पीछे जा रहा हूं, मैं तो पीछे जा रहा हूं। हाँ सर, तो फिर अपन फ्रिक्शन कहता है अच्छा पीछे जा रहा है, मैं तेरे पे आगे लगूंगा, वो आगे लग जाता है। फिर अपन उस फोर्स को आगे बढ़ने के काम में ले लेते हैं और पांव उठा के आगे ले जाते हैं। तो ब्लॉक का सरफेस पर
घसीटना और हमारा चलना डू नॉट कंपेयर, दोनों अलग प्रक्रिया है। आदमी चल पा रहा है, ब्लॉक थोड़ी से कूद कूद के चलेगा। हाँ सर, बोलो यस और नो। सो डू नॉट कंपेयर देम, both are using friction, but in case of block friction reduces its speed, but if a man uses smartly friction, he can run with a very good speed. yes or no? हाँ सर। तो ब्लॉक का घसीटना मतलब स्लिप करना और आदमी का दौड़ना दोनों अलग अलग बातें हैं, या चलना। बोलो क्लियर? हाँ सर, बात आपकी अच्छी भी लगी, मजा भी आया। तो फ्रिक्शन को स्मार्टली यूज करके हम चलते हैं, चलने की प्रक्रिया को इतना ही समझें। ज्यादातर हमारे लिए ब्लॉक का स्लिपिंग ही आती है, तो उसी पे हम ज्यादा चर्चा करेंगे। क्या मेरी बात जो भी बोल रहा हूं इतनी बार एक बात रिपीट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं तुम्हारे मन में फील जनरेट करना चाहता हूं। सर्कुलर में जब तुम फ्रिक्शन को पढ़ो तो मजा आया भाई, रोकता नहीं है, चलाता नहीं है, प्रेमी है भाई, ये दो प्रेमियों को साथ रखता है और ये उनको साथ रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। और चलने की प्रक्रिया में हम फ्रिक्शन को थोड़ा बेवकूफ बनाते हैं। हाँ ठीक सर, ये बात समझ आ गई और हमने उतार भी लिया, और हम ये भी समझ गए कि फ्रिक्शन इज एक्शन रिएक्शन पेयर। फ्रिक्शन इज एक्शन रिएक्शन पेयर। जो धरती हम पर लगाएगी हम भी धरती पर वो ही लगाएंगे। अगर वो हम पे आगे लगाएगी तो हम उस पे पीछे लगाएंगे, वो हम पे पीछे लगाएगी तो हम उस पे आगे लगाएंगे। ये धरती ही हम पे फ्रिक्शन लगा सकती है, या कोई भी दो जो बॉडी मिलेंगी वो आपस में घर्षण यानी कि फ्रिक्शन पैदा कर सकती हैं, यानी कि फ्रिक्शन पैदा कर सकती हैं। ओके सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ओके, मैं तो सही कहता हूं, तू समझता नहीं बस मेरी बात। यस और नो? क्या मैं ज्यादा जोश में पढ़ा रहा हूं? रोज जोश में पढ़ाता हूं। सोना मत, घूसा मार देना नहीं तो मैंने घर पे आके। चलो अब सुनो, मान लो ए के ऊपर एक बी ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। अच्छा, अब ए के ऊपर अगर एक बी ब्लॉक रखा है जो ऐसे चल रहा है, दोनों 5-5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। अब देख फ्रिक्शन कहां कहां हो सकता है। क्या यहां हो सकता है अर्थ और ए के बीच में, और ए और बी के बीच में, ठीक। मान लीजिए दो आदमी है, कुछ तो ऐसा हो रहा है कि ए और बी, ऐसा कुछ तो हमने सिस्टम बना दिया कि ए और बी रस्सी से बांध रखे और दोनों को 5 मीटर पर सेकंड से खींच रहे हैं, ठीक। कोई आदमी खींच रहा है इनको। अब तू खुद बता कि अगर ये ऐसे चल रहा है, ठीक, अब समझो, अगर ये अगर ऐसे चल रहा है तो इस F1 F2 में क्या होगा? सोच, धरती और ए के बीच का जो फ्रिक्शन है, धरती कह रही है भाई मेरे लिए, धरती और ए के बीच का जो फ्रिक्शन है, वो तो कह रहा है ए तू आगे जा रहा है, तो दोनों प्रेमी अलग हो गए, तो क्या दोनों को साथ मिलाना चाहेगा? फ्रिक्शन जानता है धरती तो बहुत बड़ी है, वो चलेगी नहीं, तो क्या वो ए को रोकना चाहेगा? तो धरती और अर्थ के बीच का फ्रिक्शन, अभी मैं फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, डायरेक्शन सिखा रहा हूं अभी सिर्फ। और डायरेक्शन में भी एक बात तो हम जानते हैं कि अलोंग द सरफेस है। अरे पर राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे, टेढ़ा ऊपर टेढ़ा नीचे, ये जानने का प्रयास अब कर रहे हैं। हाँ सर, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन गड़बड़ कर गया, खेल खत्म, मैग्नीट्यूड का क्या करेंगे फिर? ओके, अब सोच, मतलब धरती और ए के बीच में जो फ्रिक्शन है वो दोनों को साथ रखना चाहेगा। अर्थ तो साथ चलेगी नहीं, तो क्या अर्थ वाला फ्रिक्शन जानता है कि ए पर किधर लगना पड़ेगा? पीछे। तभी तो शायद उम्मीद है कि ये रुक जाए, और यही फ्रिक्शन अर्थ को बोलेगा तू आगे चल। हाँ सर, जब किसी ब्लॉक पर ऐसे होता क्या है, सिंपल एक ब्लॉक की कहानी समझते हैं। जब एक ब्लॉक ऐसे चलता है v रफ्तार से, तो उसमें फ्रिक्शन कहां लगता है? पीछे। और धरती पर किधर लगता है? आगे। एक्शन रिएक्शन पेयर है। असलियत में फ्रिक्शन कहता है ब्लॉक को तू रुक जा, और अर्थ को कहता है तू चल जा। तो शायद दोनों की रफ्तार सेम हो जाए, पर अर्थ तो नहीं चलती, तो फाइनली हार ब्लॉक को ही माननी पड़ती है, और फाइनली वो रुक जाता है। हाँ ठीक, बात समझ आई। यही यहां पे हो रहा है। अच्छा बोल, ए और बी के बीच की जो प्रेमी है वो स्लिप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे, तो दोनों साथ ही चल रहे हैं। तो फ्रिक्शन की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है, तो F2 इज 0। अरे जरूरत ही नहीं है। फ्रिक्शन बोलेगा मैं तो खुश हूं, क्यों लगूं, दोनों साथ ही तो चल रहे हैं। मतलब ये ऐसी बात है कि अगर सोच एक ब्लॉक चुपचाप रेस्ट पे रखा हो, तो अर्थ क्या इस पे फ्रिक्शन लगाएगी? नहीं लगाएगी। अरे फ्रिक्शन खुश है, दोनों प्रेमी साथ है, ये वाला पार्टिकल और ये वाले पार्टिकल साथ है, क्यों लगेगी? तो यहां पे फ्रिक्शन कितना है? 0। क्योंकि फ्रिक्शन क्या चाहता है कि दोनों प्रेमी साथ होने
चाहिए। अच्छा, तो यहां पे ए और बी के बीच का फ्रिक्शन कितना है? 0। लगेगा ही नहीं। अच्छा, और अर्थ के बीच में लगेगा। हाँ सर, बात तो अब आपकी समझ आ रही है। ओके, समझ आ रही है तो आगे बढ़ते हैं, समझ आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। अरे पक्का? ओके चलो भाई। अच्छा, ये अपने को समझ आ गया। अब देख, मान ले कि दो ब्लॉक हैं ए और बी। अब ए को कोई आदमी खींच रहा है 5 से और बी को कोई खींच रहा है 10 से। स्पीड फिर से F1 F2 की डायरेक्शन बतानी, फिर से F1 F2 के बीच की डायरेक्शन बतानी है, ध्यान सुनना। फिर से F1 F2 के बीच की डायरेक्शन बतानी है। पहले ये F1 F2, F बताओ F1 कहां लगेगा बोलो? धरती के लिए ए कहां जा रहा है? आगे। धरती पर बैठकर देखेगा तो ए कहां जा रहा है? आगे। तो उसका फ्रिक्शन क्या बोलेगा? रुक जा। तो इस पे कहां लगेगा? पीछे। तो ये धरती पे किधर लगाएगा? आगे। आप कंफ्यूज ना कभी भी, कभी भी फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करो, जनरली नीचे वाले पे बैठ जाओ, देखो ऊपर वाला क्या कर रहा है। अब देख, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है? अगर तू ए पर चीटा बन के बैठ जाए, ठीक है, ए पर चीटा बन के बैठ जाए तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या है? 10 - 5 दैट इज 5। तो अगर तू चीटा बनकर ए पर बैठ जाए तो बी कहां जा रहा है? क्योंकि ये रिलेटिव स्लीपिंग को देखता है, प्रेमियों को अलग अलग होने से बचाता है। हाँ, तो तू अगर ए पर चीटा बनकर बैठ जाए तो बी कहां जा रहा है? आगे। तो तुम ए और बी के बीच का फ्रिक्शन क्या बोलेगा? बी रुक, तू इधर जा रहा है, मैं तेरे पे पीछे लगूंगा। F2। अगर तू बी पर बैठ जाए तो ए कहां रह गया? पीछे। तो ए पर कहां लगेगा? आगे। समझ आई बात? सिंपल। नीचे वाले पे बैठो, देखो ऊपर वाला कहां जा रहा है। अगर आगे जा रहा है तो पीछे लग जाएगा, पीछे जा रहा है तो आगे लग जाएगा, उसके अपोजिट इस पे लग जाएगा। क्योंकि बी पर बैठ जाए तू अगर चीटा बन के तो ए कहां जा रहा है? पीछे। तो उस पे कहां लगना चाहिए? आगे। क्योंकि दोनों प्रेमियों को साथ रखता है। तो तू ध्यान से देख, F2 फ्रिक्शन बी को रोक रहा है पर ए को ज्यादा तेजी से चलाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए बोलता हूं कि रोकना चाहता है कि चलाना चाहता है, ऐसा नहीं देखना, ये दोनों को साथ रखना चाहता है। एक तेज चल रहा है तो उसे रोकेगा और जो धीरे चल रहा है उसको बढ़ाएगा। हाँ, ताकि बराबर पे लाए। कम्युनिस्ट पार्टी है कि नहीं? अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो बेसिकली कभी कभी फ्रिक्शन की डेफिनेशन ऐसे भी दी गई है कि फ्रिक्शन एक्ट्स इन सच अ वे, फ्रिक्शन एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस इन सच अ वे दैट इट ट्राइज टू अपोज द रिलेटिव स्लीपिंग, दैट इट ट्राइज टू अपोज द रिलेटिव स्लीपिंग। बोलो क्लियर है? ऑलवेज ट्राइज टू कीप द कॉन्टैक्ट सरफेसेस टुगेदर। और एक और डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? इट इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर, अपन जानते हैं। और एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं कि इट एक्ट्स पैरेलल टू सरफेस such that opposes relative sleeping, opposes relative sleeping। अरे हाँ सर, बोलो क्लियर है क्या? अरे हाँ ना बोल। तो फ्रिक्शन सरफेसेस, ये भी डेफिनेशन आप मान सकते हो कि दोनों को साथ रखना चाहता है, या ये भी बोल सकते हो जो मैंने ये बोला, किताबों में ये वाली दी होती है, पर मैं थोड़ा पॉजिटिव आदमी हूं, ऐसे ज्यादा सोचता हूं कि साथ रखना चाहता है। इसलिए एक को जो ज्यादा तेज जा रहा है उसे धीरे करता है, जो धीरे जा रहा है उसको तेज करता है। ओके, डायरेक्शन कैसे देखते हैं बोलो क्लियर है? एक दो सवाल और करा दूं, एक दो सवाल करा तो डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्लियर करनी है। फ्रिक्शन को फील करें। फ्रिक्शन जो है कांटेक्ट फोर्स का दूसरा बेटा था, जो बेसिकली पैरेलल टू द सरफेस होता है। उसकी नेचर क्या है? वो दो जो प्रेमी मिल जाते हैं उनको साथ रखना चाहता है, वो रोकना चाहता है या तेज करना चाहता है, ये कोई फंडा नहीं है, वो साथ रखना चाहता है। साथ रखने के लिए किसी को तेज करेगा, किसी को धीरे करेगा। हाँ सर, ये बात हमें अच्छे से समझ आई। ये फील पूरे फॉर द होल ऑफ योर लाइफ होनी चाहिए, तो आप फिजिक्स अच्छे से समझ पाओगे। तीन वाला सवाल कर लो, F1 F2 F3, 1 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फाइनल डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, डायरेक्शन बतानी है आपको। ट्राई करो इस सवाल को। F1 F2 बेसिकली C पर, F1 कहां लग रहा है? B पर कहां लग रहा है? F2 B पर कहां लग रहा है? A पर कहां लग रहा है? F3 A पर कहां लग रहा है? अर्थ पे कहां लग रहा है? डायरेक्शन बताओ। अगली रफ्तार दे रखी है 1 4 2, जैसे मैंने बताया। जब भी दोनों के बीच फ्रिक्शन निकालना हो, नीचे वाले पे बैठो, ऊपर वाले को देखो वो कहां जा रहा है, अपने आप आ जाएगा सब। तुम ये कर सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है।
तुम वो कर सकते हो, शर्माओ मत। जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। करो, अरे करो करो, अरे हाँ हाँ, अरे हाँ भाई हाँ, अरे करो करो। ओके, ट्राई कर लो फटाफट, फिर मैं बताता हूं, शर्माना मत। आजा मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, आजा। देख, ये अपन ऐसे है, डायरेक्शन अपन यहां लिया है। अब देख, अर्थ में बैठ, एक कहां जा रहा है आगे, तो अर्थ इस पे फ्रिक्शन किधर लगाई, पीछे, तो अर्थ पे कहां लगाएगा, आगे। F1 की डायरेक्शन आ गई। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 4 - 2 इक्वल टू 2। अगर मैं ए पर बैठ जाऊं तो बी आगे ही भागेगा। हाँ सर, तो बी पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे, F2। तो ए पर कहां लगेगा, आगे, F2। हाँ, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी 1 - 4 - 3, यानी कि अगर मैं बी पर बैठ जाऊं तो सी पीछे जाएगा, तो फ्रिक्शन उसे बोलेगा सी को कि तू थोड़ा तेज चल, F3, और बी को बोलेगा तू थोड़ा धीरे चल, F3। ये डायरेक्शन है भाई। बी पर दोनों फ्रिक्शन पीछे, ए पर एक आगे एक पीछे, सी पर आगे। ये आंसर था। इनकी वेलोसिटी देखकर ये आपको करना आना चाहिए, तभी आप डायरेक्शन को अच्छे से समझ पाओगे। हाँ ना बोलो। हाँ सर, आपने बोल दिया, हम समझ गए सर। बोलो यस और नो। यस सर, बोलो क्लियर है क्या। हाँ भाई, चलो अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। एक और ऐसा सवाल कर लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला, सुनना। और एक्सेलरेशन आ गया, अब कुछ फर्क पड़ेगा, बोलो। फ्रिक्शन आ, सॉरी, एक्सेलरेशन आ गया। मान लीजिए बोला कि सी जा पीछे रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, पर सी का एक्सेलरेशन पीछे, बी जा इधर रहा है पर एक्सेलरेशन भी इधर ही है, और ए का वेलोसिटी पीछे। पहली बात, इस इंस्टेंट पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, इस इंस्टेंट पर। क्योंकि याद रखना, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से फ्रिक्शन की डायरेक्शन को नहीं देखते हैं, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन से देखते हैं, क्योंकि तो अपोजिशन को अपोज करता है ना, उसको तो उस इंस्टेंट से मतलब है कि दोनों साथ हैं कि अलग अलग है। अच्छा, तो रिलेटिव वेलोसिटी से फ्रिक्शन की डायरेक्शन को जज करते हैं कि रिलेटिव एक्सेलरेशन से, रिलेटिव वेलोसिटी से। रिलेटिव एक्सेलरेशन उनमें बाद में कुछ बदलाव ला सकता है कि दोनों साथ हो जाएं, दोनों और तेज हो जाएं, वो अलग बात है। पर उस इंस्टेंट पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन कौन देता है, कौन देता है, रिलेटिव वेलोसिटी। कंफ्यूज मत हो ना, इसलिए मैंने बात लिखाई है। अब इसका आंसर बता दे, भूल जाए 2 और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नो यूज। क्यों मैंने बात समझाई, क्योंकि उस इंस्टेंट पर सिर्फ किससे मतलब है, वेलोसिटी से। ओके, तो ये बात समझा नहीं, ताकि एक्सप्रेशन आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। हालांकि ज्यादा आएगा नहीं, पर आ जाए तो कंफ्यूज मत होना कि भाई हु डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन। रिलेटिव वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। ओके ठीक, अब सुन, आ जाओ। ठीक है, हाँ सर, ये बात हमें समझ आती है। अब इन तीनों को देख लो। देखो, ये ए अर्थ के रेस्पेक्ट में पीछे जा रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, F1 आगे, और इस पे कहां लगेगा, पीछे। अगर आप वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी देखो तो 6 - ऑफ -10 यानी कि 16, यानी कि ए के लिए बी 16 से आगे जा रहा है, तो F2 पीछे लगेगा और इस पे आगे लगेगा। वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी इज -3 - 6 यानी कि -9, यानी कि सी पर इधर F3 लगेगा आगे और इस पे F3 लगेगा पीछे। सही कर रहा हूं ना, हाँ,
माइनस साइन का मतलब बी के लिए सी पीछे जा रहा है, तो उसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे। बोलो डायरेक्शन आ गई। ये थोड़ा अच्छा सवाल, इस सवाल में बिल्कुल पहले जैसा ही था। ऐसा सवाल और नहीं कराने वाला हूं, 2-3 करा दिए तुम लोगों को, पर ये भी समझा दिया कि जब भी डायरेक्शन देखनी हो तो पैरेलल टू द सरफेस होगी। ये ऐसे लगेगा फ्रिक्शन कि वो अपोज करेगा रिलेटिव स्लिपिंग को, या दूसरे तरीके से सोच सकते हो कि ये ऐसे लगेगा कि दोनों प्रेमियों को साथ रखना चाहेगा, जो धीरे है उसे तेज करेगा, जो तेज है उसे धीरे करेगा। ओके, एक्शन रिएक्शन पे आ रहे हैं तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये वो। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोल दो। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। अब सुन, चलो भाई, यहां एक्सेलरेशन नहीं वेलोसिटी से मतलब है, क्योंकि रिलेटिव स्लिपिंग रिलेटिव वेलोसिटी से आएगी। ओके, ये चाहो तो उतार लो, वैसे मैंने लिखा दिया उसको। ठीक, आ जाओ। अब समझो कि भाई मान लो कि अपन ने ऐसे फ्रिक्शन एफ लगाया, एफ, ठीक है, ये एफ लगाया ऐसे पीछे, अगर फोर्स लगाया एफ तो ये बी किधर जाएगा? आगे, और फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। अच्छा ठीक भाई, ऐसे फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा। अब समझे अच्छे से। अब अपन अगर एक बात समझे कि ये क्या कहना चाह रहा है, एक बात समझो अच्छे से। जैसे मान लो कि देख, मान लो कि मैं ना ऐसे एक ब्लॉक है, इस पे ऐसे फोर्स लगाऊं, देखना क्या चल रहा है। ठीक, अब सोच मैं इस ब्लॉक को ऐसे फ्रिक्शन से मतलब ऐसे और दबा दूं, ठीक, और फिर इसको चलाऊं, फोर्स लगाऊं ऐसे, ये छोटी उंगली से चला रहा हूं, देखो क्या ये उतनी आसानी से चल जाता है? ये मेहनत लगती है। जैसे मतलब कि अगर मेरे को एक ब्लॉक रखा था, मैंने उसमें फोर्स लगाया तो चला, जाहिर सी बात है उसे फ्रिक्शन ने अपोज करा, वो अलग बात, पर वो चला। मैं इस ब्लॉक पर ऐसे ऊपर से और फोर्स लगा दूं, इस बी ब्लॉक पर ऐसे, तो क्या उतने ही दम से चल जाएगा या दम और लगाना पड़ेगा? जबकि तूने फोर्स तो कैसे लगाया था? वर्टिकल, समझना, वर्टिकल। फिर भी ये जो फोर्स लगेगा इसे चलाने के लिए, सोच, फोर्स नीडेड फॉर चलाना, फोर्स नीडेड फॉर चलाना। इसे F1 मान ले, इसे F2 मान ले। अपने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके देख, एक ब्लॉक रख, उसे थोड़ा सा चला, एक थोड़ा सा फोर्स लगाने पर चल जाएगा, पर तो उसमें ऐसे ऊपर और फोर्स लगा, टिक, ऊपर से ऐसे फोर्स लगा, तो क्या उसी फोर्स पे चल जाएगा या थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा? लॉजिकली देख, ज्यादा। ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके देख ले तू। क्या F2 ग्रेटर देन F1? हाँ सर, ऐसा तो होता है। यानी कि जो फ्रिक्शन, यानी कि जो, अच्छा एक और बात समझ, कि मान ले ये मैं बी ब्लॉक की जगह उसी सरफेस पर, ये बी ब्लॉक का मास मान ले 10 किलो है, समझ, ये 10 किलो, और उसी सरफेस पे ये 50 किलो, जहां पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन दोनों पर है, सेम सरफेस है, किसको हिलाना मुश्किल होगा? ये F1 है मान लो, ये F3 और ये F4 है, बोल क्या F4 F3 से ज्यादा होना पड़ेगा? हाँ, यानी कि उसी सरफेस पर अगर ज्यादा मास का है तो उसे हिलाने में मुश्किल ज्यादा आएगी। ये तो कॉमन सेंस है। मैं तो कह रहा हूं मास सेम है, सरफेस भी सेम है, पर अगर ऊपर से एक और फोर्स लगा दो तो भी मुश्किल ज्यादा हो जाएगी। हाँ सर, ऐसा होता है। अच्छा, यानी कि इस ब्लॉक को चलाने के लिए जो फोर्स चाहिए वो अपोज किसको करता है? फ्रिक्शन को। हाँ सर, तो यानी कि इस केस में 10 केजी में ज्यादा फ्रिक्शन है 50 में, 50 में, इस केस में बी में ज्यादा फ्रिक्शन है कि दूसरे केस में? दूसरे केस में। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स, तो ध्यान से देख तो इनमें क्या लगे, तो अगर बहुत ध्यान से सोच तो यहां पर n कितना था? 100, यहां पे n कितना है? 500, यहां पे n mg है। ध्यान से देख तो अगर ये FB ऐसे लग रहा है तो n की वैल्यू यहां पर mg प्लस FB है। ओके यार, इन दोनों एक्सपेरिमेंट से ना एक बात समझ में आई कि अगर n बढ़ जाए, हाँ, क्या बढ़ जाए? n, तो साला हिलाना मुश्किल हो जाता है, यानी कि फ्रिक्शन रोकने में ज्यादा ताकत लगाता है। ओके, तो दोनों बात को समझ, उसी सरफेस पे 10 किलो का रखूं, 50 किलो का रखूं, क्या 50 किलो को हिलाना मुश्किल है? उसी सरफेस पे 10 का रखूं, एक और 10 का रखूं, पर उस 10 पे एक ऊपर से एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा दूं जो वास्तविकता में परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, पर फिर भी हिलाना मुश्किल हो गया। ओके, तो ध्यान से देख, क्या बदलाव
फ्रिक्शन की रोकने की ताकत को बढ़ा देता है, N। ओके, यानी कि जो फ्रिक्शन लगता है, अब धीरे धीरे मैं ना तुम्हें डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड की तरफ ला रहा हूं। जैसे अगर मैं ऐसे पूछूं तो भाई दोनों में फ्रिक्शन तो पीछे ही लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि भाई ताकत अगर मुझे F2 में ज्यादा लगानी पड़ी तो जाहिर सी बात है कि F2 फ्रिक्शन भी ज्यादा था, तभी तो ताकत ज्यादा लगानी पड़ी उसे हिलाने के लिए। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो आप, बिल्कुल लॉजिकल कह रहे हो और समझ आके कह रहे हो। अच्छा, बिल्कुल क्लियर है। क्या बात फील आई थोड़ी सी? हाँ भाई यार, थोड़ी सी फील आई कि जो उस चीज को ज्यादा हिलाने में मुश्किल आती है सेम सरफेस पे जिसपे नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा हो, क्योंकि वेट ज्यादा करने पे भी यही हो रहा था और ऊपर से फोर्स लगाने पे भी यही ज्यादा हो रहा है। इसलिए वेट बढ़ाने से पहले ये लॉजिक समझो कि इफ नॉर्मल रिएक्शन इज लार्जर बिटवीन द सिमिलर टाइप ऑफ सर्फेसेस, इट इज डिफिकल्ट टू मूव दैट बॉडी। यानी कि फ्रिक्शन इज रिलेटेड टू व्हाट? ये कंक्लूजन हमें क्या दिया? फ्रिक्शन इज रिलेटेड टू नॉर्मल। वैसे तो वैसे ही रिलेटेड है, क्यों? अरे एक ही बाप के तो दो बेटे हैं, कौन? नॉर्मल और फ्रिक्शन। असलियत में जो मैंने बोला ना कि ये दो प्रेमियों को साथ रहने देना चाहता है, ये कौन, किसकी इच्छा थी? पिताजी की। उसको पूरा कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। और उसमें मदद भी और कौन करेगा? नॉर्मल। ये दो प्रेमियों को साथ रखने की इच्छा वास्तविकता में किसकी थी? कांटेक्ट फोर्स की। उसका पूरा पालन किसने करा? फ्रिक्शन ने। और उसमें उसकी मदद कौन कर रहा है? नॉर्मल। ओके, अब थोड़ी थोड़ी बात समझ आई। हाँ सर, अब थोड़ी थोड़ी बात समझ आई। अच्छा ठीक है सर, बहुत मजा आ रहा है। उतार लिया यहां तक, फिर आगे बढ़ाता हूं। 2-5 मिनट और पढ़ा दूं? हाँ पढ़ा तो सकता हूं, पढ़ा देता हूं, 5 मिनट और पढ़ा देता हूं, फिर छोड़ दूंगा। टेंशन मत लो, अगला लेक्चर और जोरदार आएगा, जम के शानदार। बोलो क्लियर? तैयार है ना? एकदम घबराना मत। चलो भाई, चलो भाई, N1 mg N2 इक्वल टू mb प्लस fb हमें समझ आ गया। ये अपने को f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। इन्होंने क्या लिखने का प्रयास किया? ये तो उतार लिया तुमने, देखो इन्होंने क्या लिखने का प्रयास करा कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने कंक्लूजन क्या निकाला था कि f इज रिलेटेड टू n। तो अपन बोल सकते हैं कि f उतना ज्यादा होगा n जितना ज्यादा होगा। ठीक सर, ये बात हमें समझ आ गई। इन एक्सपेरिमेंट से हमने कंक्लूजन निकाला। ओके, फील करके, नॉर्मल प्रैक्टिकल करके। ओके, अब एक बात समझें कि जो नॉर्मल रिएक्शन आता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, हमें समझ आ गया। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n होता है, क्या एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट? हाँ, यहां पे उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बोला गया म्यू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है म्यू, और इस म्यू को नाम दिया गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये बात सुनी भी होगी और अभी याद रखो भाई, F उतना ज्यादा होगा फ्रिक्शन जितना ज्यादा n होगा। पर एक, जैसे मैं आपको बताऊं सिंपल, कि मान लो कि आपका एक 10 किलो का ब्लॉक है, ये वुड पे रखा है, धरती वुड है, और एक 10 केजी का ब्लॉक, वही 10 केजी का ब्लॉक रखा है आइस पे। तो सोच किसको हिलाना आसान होगा? किसको हिलाना आसान होगा? वुड वाले पे कि आइस वाले पे? आइस वाले पे। तो यहां पे क्या अलग होगा? n नहीं, तो क्या अलग होगा? म्यू। उनकी सर्फेसेस पे डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू। अच्छा, तो ये म्यू अलग अलग होगा हर सरफेस के कॉम्बिनेशन के लिए। आइस वुड के लिए अलग, आइस आइस के लिए अलग, वुड वुड के लिए अलग, ऑयल आइस के लिए अलग, स्टील आइस के लिए अलग, आयरन आइस के लिए अलग, आयरन स्टील के लिए अलग, स्टील आयरन के लिए। यस और नो? तो हर नेचर ऑफ सरफेस के लिए वो म्यू अलग होगा, इसलिए उसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोला गया है। अच्छा, और n तो अलग बात है। ओके, तो एक फॉर्मूला निकल के आया, F बराबर म्यू एन। F बराबर म्यू एन। म्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ टू, दोनों प्रेमी की क्या नेचर है उस पर डिपेंड करता है भाई, उनमें आपस में कितना जुड़ाव है, ये तो महत्व रखेगा ना। और फिर कि हम उस पर आपस में एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा, इन दोनों बातों पे फ्रिक्शन अपनी ताकत तय करेगा। किस बात है कि दोनों की नेचर कैसी है, दोनों अमीर है, दोनों गरीब है, एक अमीर है, क्या है, और फिर वो आपस में कितना एक दूसरे को साथ रहने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, उतना ही ज्यादा उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रोकने के लिए होगा, जिसे हम फ्रिक्शन के माध्यम से जानेंगे। अच्छा सर,
बात तो समझ आई सर। सर हम तो सोचते हैं फ्रिक्शन तो रोकने का ही काम करता है, आज पता पड़ा कि ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ये तो प्रेमियों के साथ रखने वाला आदमी है। अरे यस और नो? हाँ सर। बोलो क्लियर? तो F बराबर म्यू एन, F बराबर म्यू एन। हाँ सर, क्लैरिटी यहां तक एकदम पिक्चर क्लियर? ओके। अच्छा, क्या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि म्यू आइस का इतना है? नहीं, अकेले के लिए डिफाइन नहीं होता, म्यू के लिए दोनों सरफेस का पता होना चाहिए। आइस अर्थ, या आइस कोई सैंड, आइस स्टील, स्टील आयरन, आयरन वुड, वुड आइस, दोनों के कॉम्बिनेशन का म्यू होता है कि नहीं? उसमें भी अनंत वेराइटियां हो सकती है। तो इट इज नॉट डिफाइंड फॉर अलोन, इट इज डिफाइंड फॉर बोथ द थिंग्स। तो ये बात अपने को याद होनी चाहिए म्यू के बारे में। ओके, और फ्रिक्शन कितना ताकत लगाता है? म्यू एन। कितनी लगाता है? म्यू एन। चलो ठीक, बोलो क्लियर? ये एक बात अपने को समझ आ गई म्यू के बारे में। एक और बात जो ज्यादा काम की तो नहीं होती, पर सुन लो उसे फटाफट, और वो 100% आइडियल केस में ही सही होती है। ठीक है, तो मैं उसमें ज्यादा अभी नहीं बोल रहा हूं, बस याद रख लो कि आप ऐसा समझो क्या मैं आपको कह रहा हूं। सुने कि मान लो सवाल यह है कि क्या सर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एरिया ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट पर डिपेंड करता है? मतलब मैं इसको ऐसे रखूं या ऐसे रखूं, और मान लो मैं ऐसे भी रफ्तार दे दूं और ऐसे भी रफ्तार दे दूं, क्या ये सेम दूरी पर जाकर रुकेगा? रियल कंडीशंस में तो थोड़ी दूरियां अलग अलग होगी, क्योंकि एयर प्रेशर अलग हो जाता है, वो चलने से पहले गिर जाता है। पर अगर आइडियल कंडीशंस में बात करें तो म्यू दोनों की नेचर पे डिपेंड करता है। वो कितना एरिया दोनों का प्रेमियों का साथ है उस पर डिपेंड नहीं करता। ये एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है जो आपको याद होना चाहिए। तो क्या एनिमेशन से सिखाया गया है? देखो भाई, वी रफ्तार दी, इसको ऐसे रखा तो फ्रिक्शन लगा, ये देख चला इतना, मान लो एल दूरी चला या एस दूरी चला। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे गिरा दूं ऐसे, तो क्या एरिया बढ़ा लिया? हाँ। अब फिर भी रफ्तार दूं तो भी ये एस ही चलेगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो क्या लिखना? ऐसे लिखना कि आइडियली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया। ये याद रखना है, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी पर याद रखना है। बोलो क्लियर? कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस। ठीक है? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर। तो बहुत बेसिक सी बात, आज बस इतना ही बताया मैंने, F बराबर म्यू एन। कहानी तो अगले टर्न चालू होगी। म्यू क्या होता है वो समझाने का प्रयास करा, उसकी दो प्रॉपर्टीज बता दी। म्यू दोनों की नेचर पर डिपेंड करता है, उनका स्वभाव कैसा है। एन क्या होता है? बोलो क्लियर है? एन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए, और फ्रिक्शन ज्यादा होने के लिए म्यू भी डिपेंडेंट करता है। तो ये फॉर्मूले की थोड़ी थोड़ी फील हमें आई। बाकी इसकी कहानी क्या अपन, आज तो टाइम हो गया, क्या अपन अगले टर्न पे करेंगे? हाँ सर। बोलो क्लियर? तो अगले टर्न से अपन इसके सवालों पे बात करेंगे, यहां से चालू करेंगे। क्या वो फील आएगी आपको? कहता जो मैं बोला क्या चमका? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे पक्की बात। तो आज का लेक्चर टफ सवाल थे, एनएलएम के लास्ट के 2-3 सवाल, पर बाकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी कि फ्रिक्शन होता क्या है। कॉन्टैक्ट फोर्स का बेटा है, कॉन्टैक्ट फोर्स का अगर वो बेटा है तो अपने को बात समझ में आनी चाहिए कि वो दोनों को मिलाना, रोकना चाहता है कि चलाना चाहता है, वो दोनों को साथ रखना चाहता है, इसलिए वो किसी को बढ़ाता है किसी को घटाता है। ये बात अपने को क्लैरिटी से समझ आनी चाहिए। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर। चलो तो फिर विदा लेते हैं, अगले टर्न पे फिर अपन मुखातिब होंगे। मुखातिब का मतलब फिर मिलेंगे। तब तक सी यू, सायोनारा, बाय बाय, टेक केयर। लड़ते रहो पर पढ़ते रहो। बाय बाय।